नमस्कार। मैं शिवानी सोनी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मेरे कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो सेम टाइम पे सुबह 10 बजे 24 तारीख तक चलेगी। तो इन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देखना ना भूलें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपकी जो कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास दे के जा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इसी बीच में आप अपना स्टैटिक भी रिवीजन करोगे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे मंडे को अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो देखते हैं आज हमारे पास न्यूज़ में क्या है। आज है 20 जनवरी और दिन है सोमवार। ये है चलिए आगे देखो। तथास्तु आईसीएस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके सामने लेके आई हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो कि प्री श्योर जिनका नाम है स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर से। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो वो टेस्ट सीरीज एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए प्री की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जीएस फाउंडेशन का कोर्स मॉर्निंग बैच जो कि दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है मनु सर के द्वारा। ये स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी से। तो जिन लोगों को अपने पीएसआईआर ऑप्शनल जिन लोगों का है तो वो अगर ये कोर्स विजिट करते हैं तो उनके ऑप्शनल की तैयारी पहले से और बेहतर हो सकती है। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पारसारथी जो कि स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और इस सफ़र के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी न्यूज़ को। देखते हैं आज हमारे पास क्या है। हम पढ़ेंगे दो न्यूज़। पहली है गाजा युद्ध विराम समझौता अमेरिका और हमास। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ बना हुआ है न्यूज़ में, ठीक है। ये वाली चर्चा न्यूज़ में बनी हुई है कि गाजा सीज फायर के बारे में। तो हम देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। मध्यस्थता किन देशों ने निभाई है और कब जाके ये समझौता हुआ है और इसके आउटकम यानी कि इसके लाभ क्या होंगे और क्या ये समझौता वाकई जैसा दिख रहा है उस तरह से है या फिर कहें कि ये सिर्फ एक दिखावा है। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। वहीं हमारी दूसरी तरफ न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को काफ़ी समय हो गया है। इस योजना ने कई सारे किसानों को लाभ पहुंचाया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लाभ पहुंचाने के साथ साथ ऐसे कौन से किसान हैं जो इस लाभ से वंचित रहे हैं, है ना। तो सारे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हम देखेंगे इस योजना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ बताती है हमारी गाजा युद्ध विराम समझौता अमेरिका और हमास। देखिए सबसे पहले हम न्यूज़ का एस्पेक्ट समझते हैं कि न्यूज़ क्या कह रही है हमारी कि हाल ही में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौता यानी कि किन किन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच। हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या है इजराइल, ठीक है, कब बना, हमास की क्या भूमिका है, ठीक है, लेबनान की क्या भूमिका है, सारी चीज़ हम समझेंगे। एक बार हम न्यूज़ का कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, देन हम अपनी डिटेल न्यूज़ पाएंगे कि इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता जो हमारी गाजा स्ट्रिप है यानी कि गाजा पट्टी में लंबे समय से जो चले आ रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है, ठीक है। देखो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि समझौते के अंतिम विवरण अभी भी तय किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो समझौता हुआ है इसका जो अंतिम विवरण है वो अभी भी तय किया जा रहा है। समझौते में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और युद्ध में 6 सप्ताह के लिए विराम के दौरान इजराइल ने जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई का वादा किया है, ठीक है। हमारे पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी और निकल के आई है, फिलिस्तीनी, ठीक है। यानी कि पहला हो गया इजराइल, दूसरा हो गया हमास और तीसरी चीज हो गई फिलिस्तीन। यानी कि जो हमारा दूसरा कथन है वो हमें बता रहा है कि जब ये समझौता हुआ है तो उसके बाद समझौते में किन किन पॉइंट्स को शामिल किया गया है। तो उन पॉइंट्स की एक ब्रीफिंग है जो कहीं ना कहीं दूसरे कथन में आपको दिखाई जा रही है। चलिए हम देखते हैं गाजा संघर्ष और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि ये संघर्ष कुछ इस तरह से है कि अगर इसकी पृष्ठभूमि ना जानी जाए तो कोई फायदा नहीं होता कि ये न्यूज़ बता क्या रही है हमें। देखिए पहला चीज हमें बता रही है कि 1948 का इजराइल निर्माण। सबसे पहले हम चीजें देखते हैं, ठीक है। एक जस्ट अ सेकेंड। चलिए 1948 का इजराइल निर्माण, ठीक है। यानी कि 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। अब इजराइल की स्थापना तो हो गई पर इस स्थापना को सभी तरह से स्वीकृति मिलना बड़ा ही मुश्किल था,
क्लियर है? क्या हुआ कि इजराइल का जब निर्माण हुआ तब अरब देशों ने इसका विरोध किया। पहली चीज हम देखेंगे, देखो इसको ना हम एक पूरी कहानी के तौर पे समझेंगे कि एक एक करके चीजें कहाँ हुई, डिस्टर्बेंस कहाँ पैदा हुई, कि आज ये जो संघर्ष हुआ है और उसके बाद ये समझौता हुआ है तो वो क्यों हुआ है। ठीक है, कि अरब देशों ने इसका विरोध किया कि भाई आपने इजराइल बना दिया। क्या हुआ, इसके बाद ही यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष हुआ। यानी कि अब जब यहूदी और फिलिस्तीन ये आपस में अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, किसको, इजराइल को। कोई यहूदी कह रही है हमारा है, फिलिस्तीन कह रही है हमारा है। ठीक है, यानी कि अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इजराइल एक जंग के मैदान में तब्दील होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिलिस्तीनियों का मानना है कि उनके मूल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। किनके द्वारा? यहूदियों के द्वारा। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर इस अशांति का एक जो पहला बीज है तो वो हम कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि फिलिस्तीनियों ने इसे अपना क्षेत्र माना और यहूदियों ने इसे अपना क्षेत्र माना। क्लियर है? अब चीजें कहां से और ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई कि जब हमारी गाजा स्ट्रिप का स्थान आया, उसके बाद हम जैसे कि जैसे ये अपना पूरा एक, आपको ठीक से थोड़ा सा बता नहीं पा रही हूँ मैप में, जैसे मान लो ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, ये ऊपर लेबनान है, ये पूरा इजराइल का एरिया है अपना। ठीक है, तो ये जो अपना गाजा पट्टी है, ठीक है, इसके बारे में क्या बताते हैं कि गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र, यानी कि यहां मिस्र है। ठीक है, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है जहां करीब 2.3 मिलियन फिलिस्तीन रहते हैं। ठीक है, इस स्थान पे, और ये वाला जो पूरा एरिया लगता है ये कहीं ना कहीं भूमध्य सागर का लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो यह क्षेत्र वर्षों से विवाद का केंद्र रहा है क्योंकि यह फिलिस्तीन स्वशासन है लेकिन इजराइल इस पर सैन्य नियंत्रण रखता है। अब थोड़ा सा यहां समझना कि चीजें कहां हुई, कि हमने ये देखा कि गाजा पट्टी में काफी सारे फिलिस्तीन रहते हैं। क्लियर है? पहले हमने देखा कि जब इजराइल की स्थापना हुई तो यहूदी और फिलिस्तीन आपस में लड़े। फिर क्या हुआ कि जब फिलिस्तीन ने अपना जो क्षेत्र है एक विशेष, वो कहां बनाया? गाजा पट्टी में बनाया। अब इस क्षेत्र में वर्षों से विवाद का केंद्र है क्योंकि फिलिस्तीन स्वशासन है लेकिन इजराइल इस पर सैन्य नियंत्रण पाना चाहिए। अब देखो ये जो हमारा इजराइल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ यहूदी रह रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन इजराइल सरकार इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। पर लेकिन गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो इजराइल सरकार है, ठीक है, वो गाजा पट्टी पर किस तरह से सैन्य नियंत्रण अपने पास रखती है। कहानी को थोड़ा कहानी के तौर पे समझना कि क्या हुआ। एक बार और रिवीजन कराती हूँ। पहले सबसे पहले 1948 में इजराइल की स्थापना हुई जिसमें यहूदी और फिलिस्तीन ने कहा कि अरे आपने तो हमारा एरिया ले लिया। ठीक है, फिर यहूदी बोले कि नहीं इजराइल वाला हमारा क्षेत्र है और फिलिस्तीन बोले हमारा। आगे क्या हुआ कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसको लेके विवाद हुआ कि जो फिलिस्तीनी थे वो गाजा पट्टी में शिफ्ट हुए। ठीक है, फिर इजराइल की गवर्नमेंट ने उस स्थान को भी अपने साथ मिलाने के लिए, वहां भी अपनी तरह का नियंत्रण पाने के लिए वहां पे सैन्य नियंत्रण कार्रवाई शुरू करी। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं विवाद का एक केंद्र के रूप में निकल के आया। अब क्या हुआ आगे, आगे देखते हैं हम कहानी में अपनी। फिर आती है हमास की स्थापना। थोड़ा समझना कब, 1987 में। देखो हमास एक फिलिस्तीन इस्लामिक संगठन है। ठीक है, फिलिस्तीनियों के बारे में हमने देखा ये कहां रह रहे हैं, गाजा पट्टी में रह रहे हैं। ठीक है, अब इस गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन रह रहे हैं उस फिलिस्तीन के अंदर एक इस्लामिक संगठन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमास। ठीक है, यानी कि बड़े फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप जो कहीं ना कहीं बोलते हैं जिसको हम हमास। ठीक है, अब क्या हुआ जिसमें इजराइल का प्रमुख दुश्मन माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, अभी हमने बोला कि इजराइल गाजा पट्टी पे सैन्य नियंत्रण कार्रवाई चला रहा है तो जाहिर सी बात है कि पलट के भी तो कुछ कार्रवाई होगी। तो वहां पे रहने वाला जो हमास है, गाजा पट्टी में जो हमास है, उनका दुश्मन कौन हुआ, इजराइल। यह संगठन गाजा पट्टी पर शासन करता है और इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ठीक है, आगे देखो इसका उद्देश्य क्या हुआ, यानी फिलिस्तीन को स्वतंत्र करना। इनकी मेंटालिटी कैसी है कि हमें फिलिस्तीनियों को स्वतंत्र करना है, हमें इजराइल गवर्नमेंट का अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं चाहिए। कहानी यहां तक समझ में आई। आगे देखो अब क्या हुआ हमास और इजराइल के बीच टकराव हुआ। कैसे, हमास पर रॉकेट हमले करता है जबकि इजराइल हमास के ठिकानों पर जवाबी हमले करता है। अब इन लोगों की इसी तरह की रंजिश की वजह से हम कई सारे हमले देखते हैं। ठीक है, कभी हमास करेगा इजराइल पर और कभी इजराइल करेगा हमास पर। ठीक है, यह संघर्ष अक्सर बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल जाते हैं। यानी इतना तक आपने कभी रील्स वगैरह पे भी देखा होगा कि खड़े खड़े पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। ठीक है,
अब क्या हुआ कि हमने अक्टूबर, कब 7 अक्टूबर 2023 में देखा कि हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया जिसमें 1200 इजरायली लोग मारे गए, साथ ही साथ 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। समझ रहे हो आप? यानी कि ये जो समस्या है इजराइल और हमास के बीच में वो कितनी बड़े व्यापक रूप में हमारे सामने आ रही है। इस हमले को इजराइल अब तक सबसे बड़ा हमला मानते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई? क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों इस समझौते की बात करी गई है, थोड़ा सा हम वापस रिवीजन करते हैं अपना। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? इजराइल के निर्माण होने के बाद यहूदी और फिलिस्तीन के बीच में लगा कि इन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जो फिलिस्तीन थे वो चले गए कहां? गाजा पट्टी। फिलिस्तीन चले गए गाजा पट्टी। अब उनने समझने लग गए, अब यहाँ पे गाजा पट्टी पे जो फिलिस्तीन थे उनके बीच में एक समूह है जिसको बोलते हैं हमास। हमास अपना दुश्मन समझने लग गया, किसको? इजराइल को। ठीक है, तो कभी हमास इजराइल पर अटैक करे और इजराइल कभी हमास पर। क्लियर है? आगे देखो। अब हमने देखा मध्यस्थता की जो वार्ता की हम बात कर रहे थे, मध्यस्थता वार्ता की अमेरिका ने मिस्र और कतर के साथ मिलकर कई महीनों तक दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच में एक अप्रत्यक्ष वार्ता की मध्यस्थता की, जिसका अंत इस नवीनतम समझौते के रूप में हुआ। ठीक है, अब जब दो लोग हैं, कौन कौन? एक तरफ हमास है और एक तरफ इजराइल है। ठीक है, तो अब इन दोनों की जो प्रॉब्लम है, इनकी बीच की जो लड़ाई है, उनको सुलझाने के लिए कौन आए? एक तरफ आया अमेरिका, ठीक है, और एक तरफ आया मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है, कई महीनों तक दोनों में टक्कर शत्रुओं के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की मध्यस्थता की, जिसका अंत एक नवीनतम समझौते के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अब देखो, अब जो समझौता हुआ है उसके की पॉइंट्स क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है कि आपने अगर दो व्यक्ति अगर लड़ रहे हैं और आप एज अ मीडिएटर उनके बीच में बैठ के अगर विवाद को सुलझा रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो निकल के आएंगे कि भाई तुम इस तरह से चीजें मत करना ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम हो, और आपने दूसरे व्यक्ति को भी समझाया होगा। तो वो पॉइंट्स का निकल के है वो हम देखते हैं कि बंधक और कैदी अदला बदली, यानी कि हमास ने चरणबद्ध तरीके से 33 इजरायली बंधकों को रिहा कर देने पर सहमति दी है, जबकि इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो भी के बंदी थे उन लोगों को छोड़ने पे कहीं ना कहीं बात सहमत हुई है। दूसरी चीज, संघर्ष विराम की अवधि लड़ाई को रोकने के लिए 6 सप्ताह की प्रारंभिक अवधि तय करी गई है, जिसके दौरान स्थायी शांति के लिए आगे वार्ता होगी। यानी कि पहले हमने स्टार्टिंग में ये देखा है कि हम 6 सप्ताह तक शांति से रहेंगे, अगर इस बीच में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करता तो हम इस शांति को आगे ले जाने की और बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज हम देखते हैं मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण, यानी कि ये जो समझौता है गाजा में मानवीय सहायता के प्रभाव की अनुमति देता है और विस्थापित निवासियों को उनके घर लौटने का अवसर प्रदान करता है ताकि पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सके। यानी कि जो लोग इतने टाइम से बंधक बने हुए बैठे हैं, ठीक है, जिनका विकास नहीं हो पा रहा, पहले उन लोगों को वापस करो ताकि उन लोगों का मानसिक विकास हो पाए और जितनी प्रताड़ना झेली है वो फिर से कहीं ना कहीं रिकवर हो सके चीजें। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम गाजा स्ट्रिप के बारे में इतना पढ़ते हैं, देखते हैं, गाजा स्ट्रिप इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए? ठीक है, हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं वो एक क्षेत्र स्थान ऐसा है जिसके लिए सब मगजमारी करने में लगे हैं। तो देखते हैं कि गाजा पट्टी क्यों जरूरी है। ये जो इलाका है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, शांति और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप एक बात बताओ कि एक कोई ऐसा एरिया है, एक कोई ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं, मान लो ये कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, एक कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे सभी लोग कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र में दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि बाकी के जो देश हैं उनका व्यापार भी बाधित हो रहा है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ेंगे या फिर ये एक समूह और एक देश आपस में लड़ेंगे तो उसका प्रभाव सिर्फ इन एक देश और एक समूह पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि गाजा पट्टी का जो अपने आप में मानचित्रण है या फिर जो स्थान है उसका, वो इस तरह से है कि जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप से होते हुए जाता है, वो भूमध्य सागर को कहीं ना कहीं साउथ को नॉर्थ से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखो क्यों जरूरी है। पहली चीज हम देखते हैं कि ये इलाका सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, शांति, सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसका भौगोलिक महत्व की अगर हम बात करें तो गाजा पट्टी इसराइल, मिस्र, भूमध्य सागर, इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम एशिया का प्रमुख क्षेत्र है जो 3 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के संगम पर स्थित है।
क्लियर हो गई बात। भूमध्य सागर तक पहुंच यानी कि गाजा पट्टी की स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह भूमध्य सागर तक पहुंच प्रदान करती है, समुद्री व्यापार और ऊर्जा संसाधनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह स्थान इसीलिए अपने लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको भूमध्य सागर तक पहुंचना है तो आपको गाजा पट्टी से ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप घूम के जाओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा और साथ ही साथ आपका जो व्यापारिक कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपको सस्ते में और कम समय में व्यापार करना है तो आपके लिए गाजा पट्टी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होकर निकल रही है, राइट। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आर्थिक और सामरिक महत्व की अगर हम बात करें, पहली बात तो हमने इसके भौगोलिक महत्व देखा कि भौगोलिक महत्व बहुत जरूरी है। अगर आपको व्यापार करना है तो हम ये चाहेंगे कि इजराइल और हमास के बीच शांति बनी रहे। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो गाजा पट्टी के आसपास समुद्र के प्राकृतिक गैस, तेल के भंडार बहुत मौजूद हैं और इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस तरह की अशांति चलेगी तो हम किस तरह से प्राकृतिक गैस और तेल का खनन कर पाएंगे, कब ऐसे देशों तक आपूर्ति पहुंच पाएगी, ठीक है। अब क्या होगा इसका परिणाम कि मान लो अगर हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जो कि हुआ भी है कहीं ना कहीं, हमने देखा कि प्राकृतिक गैस नहीं मिल पा रही, तेल नहीं मिल पा रहे, इस वजह से जो बाकी के देश हैं जिनके पास प्राकृतिक गैस और तेल है उनकी कीमतें और ज्यादा बढ़ गई, जिससे महंगाई भी बढ़ गई। क्लियर है। अगर मान लो विश्व में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो सभी देशों पर थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, है कि नहीं। अब व्यापारिक मार्ग की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र ऐतिहासिक व्यापार मार्गों पर स्थित है, आज भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर है। चलो अब इसका सकारात्मक पहलू देखते हैं हम कि अगर ये जो समझौता हुआ है, ये सीज फायर हुआ है, तो उसके सकारात्मक पॉइंट क्या है। हिंसा में कमी, पहली चीज कि चलो कहीं ना कहीं आपने इस बात पे तो समर्थन दिखाया कि हमें हिंसा नहीं करनी, है ना। दूसरी चीज मानवीय पहुंच और तीसरी कूटनीतिक प्रगति। क्या आपने चाहे किसी मध्यस्थ के तौर पे आपने ना डिसीजन लिया हो, पर लेकिन आपने अच्छे कूटनीतिक के नाते आप इस समर्थन पे पहुंचे हो कि हमें अब शांति चाहिए। क्लियर है। नकारात्मक पहलू की बात करें तो संघर्ष विराम की अस्थिरता, कि हमने अभी कुछ समय के लिए ही बोला है कि हम देख रहे हैं अभी कि अगर दोनों क्षेत्रों में अगर शांति रहती है तो हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये अस्थिरता वाली बात है, पता नहीं आगे कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अनसुलझे एवं राजनीतिक मुद्दे और हिंसा फिर से भड़कने की संभावना। अब वहां के जो लोग हैं उनकी जरा मानसिकता देखो कि इतने समय से वो परेशानियां झेलते आ रहे हैं और आगे भी इस चीज की कोई निश्चितता नहीं है कि शांति बनी ही रहेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, लोगों का विकास रुक जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हिंसा के फिर से भड़कने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं मानव को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कराती है। क्लियर है। तो ये इसका लास्ट वाला नकारात्मक पॉइंट है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हिंसा में से राहत प्रदान करता है, लेकिन इसकी स्थायित्व गहरे राजनीतिक और मानवीय मुद्दों को हल करने पर निर्भर करती है, जो हमारी सतत शांति स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता और व्यापक रणनीतियां क्या है, हमें आवश्यक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप जो इजराइल वाला एरिया है, ठीक है, उसको एक बार मैप में चेक करोगे। साथ ही साथ और क्या देखना है हमें, हम देखेंगे कि जो भूमध्य सागर के जो आसपास लगने वाले जो देश हैं वो आप चेक करोगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वाइज, लोकेशन वाइज। देखो मैप्स एंड प्लेसेस पे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कहीं ना कहीं इजराइल एक बहुत फेवरेट प्लेस हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से। और जो भी कुछ मुद्दा था, क्यों सीज फायर हुआ और सीज फायर में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। पर लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा कि आप एक बार इसको चेक करो। क्लियर है। चलो चलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये योजना हमारे सामने आई है 2018 में आई थी, 2019 से हमने इसको लागू किया। अब 2019 से लेके अभी तक इस योजना में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए। जिस योजना में जो उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे, कितने लोगों को लाभ मिला और अगर जितने लोगों को लाभ नहीं मिला तो उस लाभ ना मिलने के पीछे कारण क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिचय क्या देता है हमारा कि किसान सम्मान निधि जो योजना है दिसंबर 2018 से शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य भारत के पात्र किसान परिवारों यानी कि 6000 की वार्षिक आय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है उनको हमें वित्तीय सहायता देनी है। कितने की? 2000 की। ठीक है, अब ये 2000 आपको 3 किश्तों में, ये 6000 आपको 3 किश्तों में मिलेंगे, यानी कि 2-2 हजार करके। ठीक है,
पहले ये नियम था कि आपको जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर वित्तीय सहायता चाहिए तो आपके पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। बाद में इस नियम को परिवर्तित करके ये इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब वह व्यक्ति, वह किसान जिसके पास जमीन है, ठीक है, उसको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। चलो आगे देखते हैं हम कि पिछले 6 वर्षों में यह योजना कवरेज और वितरण राशि दोनों में उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे इसकी प्रभावशीलता और भविष्य की दिशा पर चर्चा हुई है। आज मतलब न्यूज में आर्टिकल आया था इस योजना को लेके, तो मुझे लगा एक बार आपको डिस्कस कर देना चाहिए। तो देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, विस्तार और शुरुआत क्या बताती है कि प्रारंभ में छोटे और सीमांत किसानों के लिए लक्षित पीएम किसान योजना को 2019 में, है ना, इसको विस्तारित किया गया। पर लेकिन क्या हुआ कि इस विस्तार के साथ लाभार्थियों की संख्या 14.5 करोड़, वार्षिक खर्च कितना 87,217.5 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। अनुमान कितना लगाया गया? 14.5 और वार्षिक इतना, ठीक है। लेकिन कुछ आंकड़े अलग ही देखने को मिले। वो क्या कि 2019-20 और 20-21 में हमने देखा कि 75,000 करोड़ का जो हमारा प्रारंभिक आवंटन था उसमें वास्तविक व्यय कितना हुआ कि 49 करोड़ और जो बाद में 61,000 करोड़ तक के बीच पहुंचा। यानी कि हम ले रहे थे 75,000 तक का अनुमान, ये अनुमान था हमारा, पर लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या बताई हमारी, वो निकल के आई कहीं ना कहीं 61 तक की। पैसा तो खर्च होना चाहिए था, किसानों तक पैसा पहुंचना चाहिए था, पर लेकिन हमने जितना अनुमान लगाया उससे तो कम ही खर्च हुआ हमारा। इसके पीछे कारण क्या है तो देखते हैं कारण क्या निकल के आएंगे। देखो 20-21 में सबसे अधिक, यानी खर्च बता रहे 20-21 में सबसे अधिक खर्च हुआ 67,000 करोड़ रुपए का वितरण हुआ। लेकिन वहीं अगर हम 22-23 की बात करें तो 13% से घटकर ये 62 करोड़ हो गया, ठीक है। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको इतना अनुमान लगाने के लिए है कि हमने अनुमानित आंकड़ा अपना इतना रखा हुआ था वितरण के लिए, पर लेकिन उससे बहुत कम राशि तक लोगों तक पहुंच पाई है, जिसके पीछे हमें कारण जानने हैं। वो है हमारा मेन की पॉइंट्स, ठीक है। देखो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो लाभार्थियों की अगर संख्या, ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि लाभ अगर मिला है तो किसको सबसे ज्यादा मिला है और राज्यवार स्थिति पे किसको कितना लाभ मिला है वो भी हम चेक करेंगे कि अक्टूबर 2024 तक योजना की 18वीं किस्त 9.59 करोड़ किसानों तक पहुंची, ये टोटल, ठीक है। अब उसमें से भी एससी को, मतलब एससी के जो किसान है उनको 12%, मैं आपको यहां साथ साथ लिखती चलती हूं, ठीक है। वहीं अगर हम एसटी की बात करेंगे तो 9%, ठीक है। और महिलाओं की अगर हम हिस्से की बात करेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल, जो एससी महिलाएं हैं, है ना, एससी महिलाओं में सबसे ज्यादा एससी महिलाओं में मिला है 20%। और वहीं अगर हम एसटी महिलाओं की बात करेंगे तो उनको कितना मिला है 29%, ठीक है। देखो जो एससी की बात कर रहे हैं उनको 12, एसटी की बात कर रहे हैं उनको 9, एससी महिलाएं हैं उनको 20 और एसटी जो महिलाएं हैं उनको 29। तो इस योजना के जो की पॉइंट्स है वो ये निकल के आ रहे हैं कि जो लाभार्थियों में सबसे ज्यादा लाभ जिसको मिला है तो वो मिला है जो हमारी अनुसूचित जनजाति में जो महिलाएं हैं उनको इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है, ठीक है। अगर मान लो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है और एक कथन में पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों में सबसे ज्यादा एससी की महिलाएं हैं, तो वो अपना कथन गलत होगा। क्लियर है, हमारा सही कथन होगा कि एसटी की जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है, ठीक है। अब हम राज्यवार अंतर की बात करें तो देखते हैं, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में लाभार्थियों की संख्या 20 और 21 में 44.6 लाख से घटकर कितनी हो गई 21.9 लाख हो गई। और वितरण जिसकी हम बात करें 2,594 करोड़ से घटकर 1,439 करोड़ हो गया। यानी कि अगर हम राज्यवार भी देखें, राज्य स्तर पे भी, तो वहां भी कहीं ना कहीं जो फंड का आवंटन है, वित्त का आवंटन है, वो कम हुआ है। उसी तरह से अगर मणिपुर में बात करें तो यहाँ भी लाभार्थियों की 70% में कमी आई है, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे, जागरूकता में कमी, ठीक है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं होना, ठीक है। ये सारी जो चुनौतियां हैं हमारे सामने कहीं ना कहीं किसानों तक इस लाभ को नहीं पहुंचा पा रही हैं, ठीक है। चुनौतियों में देखते हैं बटाईदार किसानों का बहिष्कार। अब यहां से हमारी जो मेन आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है। अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे डाटा है वो क्या बता रहा है कि भाई हमने इतना अनुमान लगाया, इतना हम बांटेंगे, फिर भी बटा कम, ठीक है। और फिर हमने देखा कि हमने जितना भी बांटा पैसा उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, और राज्य स्तर पे भी हमने एक बार एनालाइज किया कि क्या ये स्थिति राज्यों में भी आ रही है, तो हमने देखा कि भाई राज्यों में भी फंड का आवंटन है वो कम हो रहा है। क्लियर है।
अब देखो चुनौतियों में अगर हम पहली बात करें कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे पहला कारण ये बताता है कि बटाईदार किसानों का बहिष्कार। बटाईदार किसान वो कौन होते हैं कि ऐसे किसान होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, पर ऐसे किसान उस खेती में काम करते हैं। ठीक है, देखो मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि बटाईदार किसान कौन होते हैं। मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और एक राजू नाम का व्यक्ति है। राजू नाम के व्यक्ति के पास 3 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। अब ये राम जो है ये किसानी का काम जानता है, ठीक है। इसने ना राजू से बोला कि भाई आपके पास खेती है, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई बटाईदार किसान हो जो आपके खेत में काम कर ले, ठीक है, बदले में आप मुझे कुछ मत देना, जितना भी लाभ होगा मैं ले लूंगा, ठीक है। और राम जो करेगा जी राजू की खेती में, वहां पे उसके जो बीज होगी, खाद होगी, ठीक है, जो भी तकनीकी सहायता होगी वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो राम कराएगा। यानी कि राम को सिर्फ और सिर्फ राजू के जो खेत में जितना भी उत्पादक होगा उसका लाभ मिलेगा सिर्फ राम को, ठीक है। बदले में फसल उगाने के लिए जितनी भी तकनीकी सहायता जो भी कुछ लगेगी वो किसके द्वारा लगेगी, वो लगाएगा अपना राम स्वयं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि मान लो राम ने इतनी मेहनत करी, फसल नहीं बोई, ठीक है, उत्पादकता बहुत अच्छे से नहीं हुई, अब नुकसान तो इसको खैर होगा पर लेकिन इसको ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसने अपना ज्यादा एफर्ट लगाया। तो जो राम जैसे किसान होते हैं वो होते हैं बटाईदार किसान, ठीक है। अब देखो यह योजना वर्तमान में बटाईदार किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को शामिल नहीं करती, है ना। कितने किसान होते हैं भारत में ऐसे जिनके पास क्या बोलते हैं खेत नहीं होते, पर लेकिन वो किसान काम करते हैं खेतों में, ठीक है, क्योंकि बटाईदारी के तौर पे वो काम करते हैं और बाद में जो भी कुछ लाभ मिलता है वो ले लेते हैं, ठीक है, जो कृषि समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस बटाईदार किसान को हमने इस योजना से वंचित रखा है। अगर हम इन बटाईदार किसानों को भी इन योजना में शामिल करते तो फायदा कहीं ना कहीं यही होता कि जो लोगों तक पहुंच है ना, फंड का जो भी वितरण हम कर रहे हैं वो इन लोगों को भी मिल पाता। क्लियर है? आगे देखो, दूसरी चीज हम देखते हैं क्रियान्वयन में बाधा, यानी कि हमने भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया। अब जब ये डिजिटलीकरण किया तो इसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे तो वो इस योजना से बाहर हो गए। अब बाहर हो गए तो उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से भी हो सकता है कि जो फंड का आवंटन है वो कम हुआ हो। क्या कहता है ये कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, पात्र लाभार्थी की पहचान और अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करने जैसे मुद्दों ने सुचारू जो क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा करी हैं, ठीक है। जागरूकता का स्तर अगर हम इसकी बात करें तो अध्ययन बताते हैं कि किसानों ने इस योजना के बारे में सामान्य जागरूकता मध्यम स्तर पर है, यानी कि औसत मीन परसेंटाइल स्कोर 65.84% है। अब थोड़ा सा समझना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि औसत मीन परसेंटाइल स्कोर से कि अगर हम ये सोचें कि व्यक्ति को इस योजना के बारे में 100% पता हो तो इस 100% का 65% लोगों को ही जानकारी है, ठीक है। बाकी का जो परसेंट है हमारा, इतने लोगों को पता ही नहीं है कि भारत सरकार ने किसानों के लिए इस तरह की योजना चलाई रही है, ठीक है। यानी कि क्या है, अध्ययन बताते हैं कि किसानों में इस योजना के बारे में सामान्य जागरूकता यानी कि मध्यम स्तर पर है। औसत मीन परसेंटाइल स्कोर 65.84% है, ठीक है। हालांकि लाभ राशि और भुगतान प्रक्रिया जैसे बुनियादी पहलुओं पर जागरूकता अधिक है, लेकिन पात्रता तिथि और पीएम किसान हेल्पलाइन जैसी जानकारी पर जागरूकता कम है। क्लियर है? अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम। इफेक्ट तो हम देख ही रहे। पहले तो हम बात करते हैं आर्थिक सहायता की कि इस योजना ने सीधे आय सहायता प्रदान की है, जिससे किसान कृषि इनपुट खरीदने और अपने जीवन यापन समर्थन में इसके सक्षम हुए। कि अगर वित्तीय सहायता, आय सहायता सरकार आपको प्रोवाइड करा रही तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको कृषि इनपुट में लगा दें, ठीक है, जैसे कि अगर आप हैप्पी सीडर मशीन जिस तरह की तकनीकी है, ठीक है, या फिर अच्छे खाद प्रयोग करने के लिए इस पैसे को लगा दें, या फिर आप अपना अच्छा जीवन यापन करने के लिए इस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। आधुनिक प्रथाओं का अपनापन, यानी कि हमने ये चीज देखी है कि किसान आज भी जो आधुनिक प्रथाएं हैं उनको ज्यादा मान रहे हैं, जो पहले से चली आई प्रथाओं को अपनी कृषि में कम ही यूज करते हैं, राइट। तीसरी चीज हम देखते हैं, अब हम सुझाव की बात करते हैं कि हम सुझाव में क्या देखते हैं। तो सुझाव काफी सिंपल है, ठीक है, जो हमारी समस्या थी उनको हम दूर कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुझाव में तब्दील हो जाएंगे। पहली चीज तो हम यही करें कि जो हमारे बटाईदार किसान है उनको हम लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आय वाली सहायता है वो पहुंच पाए। तो यही कह रहा है कि बटाईदार किसानों को शामिल करना। दूसरी चीज जागरूकता अभियान बढ़ाना, यानी कि गांव स्तर पे
नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए पीएम किसान के लाभों को अधिक से अधिक किसानों तक हमें पहुंचाना है। वहीं समेकित परामर्श सेवाएं यानी कि वित्तीय सहायता के साथ कृषि के सर्वोत्तम अभ्यास पर परामर्श सेवाएं जोड़ने की किसानों पर इस योजना का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पर हम इस योजना के बारे में और ज्यादा अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। नियमित निगरानी और मूल्यांकन, ऐसा नहीं कि आपने योजना बनाई और योजना बना के छोड़ दी, ठीक है, नहीं, उसका समय समय पर निगरानी जरूरी है और मूल्यांकन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। निगरानी मतलब पहले देखते रहना कि हमने योजना चलाई वो कहां से कहां तक पहुंची, कितने लोगों तक पहुंची। मूल्यांकन, क्या वाकई हमने जिन पात्रता वाले किसानों के लिए योजना लेके आए उनको लाभ मिला या नहीं। ठीक है, निगरानी मतलब होती है कंप्लीट निगरानी, मूल्यांकन मतलब होता है सही और गलत में अंतर, राइट। राज्य, जिला और ब्लॉक और ग्राम स्तर पर निगरानी और समीक्षा समितियों की स्थापना से शिकायतों का समाधान और क्रियान्वयन में सुधार हो सकता है। क्लियर है। इसका निष्कर्ष देखते हैं हम कि पीएम किसान ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब पहचानी गई चुनौतियों का समाधान और सुझाए गए सुधारों को लागू करके इस योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि यह भारत के किसानों की विविध आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। समझ में आ गई बात। ये निष्कर्ष इसलिए है ताकि आपको अगर मेंस का सवाल आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें निष्कर्ष लिखना है तो हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हमारा निष्कर्ष और कितने शब्दों में कंप्लीट कर देना है। क्लियर है। चलो चलते हैं हमारे एक प्री के सवाल पर। वो क्या बताता है, अभिकथन और कारण यानी कि असर्शन रीजन वाला हम सवाल देखेंगे कि पीएम किसान योजना में पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय व लाभार्थी कवरेज में उतार चढ़ाव देखा गया है। सही बात है, क्योंकि लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया और क्रियान्वयन में राज्य स्तरीय भिन्नताओं के कारण सम वितरण में कमी आई है। सही बात है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग कमेंट कर देना, फिर उसके बाद वैसे इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी का ये सवाल सही होगा, अच्छे से आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए हम साथ ही साथ देखते हैं हमारा एक मेंस का सवाल कि पीएम किसान योजना किसानों को आय सहायता प्रदान करने में सहायक रही है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इतना हो गया हमारा सवाल। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें सवाल इंफॉर्मेशन दे रहा है। लिखना क्या है कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में पीएम किसान योजना का पहली चीज देखना है हमें प्रभाव यानी कि इफेक्ट, उसका हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, साथ ही साथ प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपाय यानी कि आगामी कदम जिनके बारे में हमने बात करी थी। हम इसको लिख सकते हैं 250 शब्दों में। ये सवाल बहुत आसान है हमारे लिए, राइट। चलो, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी, ये दोनों न्यूज़ आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।